हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉरिक्स। और आज जो है हम लोग एक नया एक्ट देखेंगे, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट यूपी जुडिशरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो 9 माइनर एक्ट्स लास्ट टाइम जोड़ा गया है उन 9 माइनर एक्ट्स में से ये भी एक एक्ट है इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को देखने से पहले हमें टर्म मेडिकल टर्मिनेशन क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन? तो मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो बेसिकली हमारा राइट टू अबॉर्शन है। ठीक है, सॉरी, वुमेन्स का राइट टू अबॉर्शन है। ये एक्ट मेनली डील कर रहा है वुमेन्स के राइट्स से, सबसे पहली चीज। ठीक है, वुमेन के राइट से डील कर रही है एक्ट। दिस एक्ट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, स्पेसिफिकली डील कर रहा है वुमेन्स के राइट टू अबॉर्शन से। तो मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब हो गया यहाँ पर मेडिकली, मतलब बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। टर्मिनेशन का मतलब हो गया लीगल अबॉर्शन। लीगली यानी कि लीगली बेबी को जो है अबॉर्ट करना, ये टर्मिनेशन में आएगा। ठीक है, और यही जब मेडिकली किया जाता है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स के थ्रू किया जाता है तो वो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन टर्म जो है इसमें कन्फाइन हो गया है। तो ये हमें समझ में आ गया मेडिकल टर्मिनेशन टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है। और जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक्ट पढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हर एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल एज उस एक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सच इनैक्टमेंट, क्यों इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, ये भी जानना हमें जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि इंडियन सोसाइटी में इस एबॉर्शन को, इंडियन सोसाइटी में आज भी कह सकते हैं, आज बहुत कम हो गया है, लेकिन आज से कुछ समय पहले जब ये एक्ट बनाया नहीं गया था उसके पहले भी, अगर हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं तो उसके पहले की बात कर रहे हैं, बट हम रिलेट कर सकते हैं उसको आज की सोसाइटी से भी। इंडियन सोसाइटी में एबॉर्शन को एज अ स्टिग्मा डील किया जाता था, अगेंस्ट एथिक्स, अगेंस्ट और इमोरल। अब इन टर्म्स का मतलब यही है सीधा सीधा कि इंडियन सोसाइटी में एबॉर्शन को स्टिग्मा की तरह, एक धब्बे की तरह और इमोरल एक्ट डील किया जाता था, इसको सही नहीं माना जाता था। कोई वुमेन जो है अगर इस राइट को अपने एक्सरसाइज करना चाहती थी तो उस टाइम पे इस एक्ट को इमोरल, अगेंस्ट एथिक्स और स्टिग्मा की तरह डील किया जाता था। आज भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस इंडियन सोसाइटी में जो इस राइट टू अबॉर्शन के खिलाफ हैं और वो इसे इमोरल एक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। बट समहाउ जो ये अबॉर्शन का राइट है, राइट टू अबॉर्शन है, वो
ये जो एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू अबॉर्शन हमें एब्सोल्युटली मिल गया। एक वुमेन के पास एब्सोल्यूट राइट टू अबॉर्शन नहीं है, ठीक है, नॉट नॉट एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, राइट टू अबॉर्शन इज नॉट एब्सोल्यूट। राइट टू अबॉर्शन तो प्रोवाइड हुआ, बट इस पे सर्टेन लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन की बात भी आएगी कि किन किन कंडीशंस में वुमेन जो है ऑप्ट कर सकती है राइट टू अबॉर्शन, ठीक है, अपना राइट एक्सरसाइज कब कर सकती है, क्या लिमिटेशन रहेंगे उसमें, और क्या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा। कोई भी एक्ट बनाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को गवर्न करने के लिए, तो ये एक्ट के बनाने के पीछे भी ये ऑब्जेक्ट था कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है उस पूरे एक्ट को जो है, इस पूरे मेडिकल टर्मिनेशन और जो राइट टू अबॉर्शन एक्सरसाइज कर रही है वुमेन, उस एक्ट पे लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर गई, तब जो है वो राइट अपना एक्सरसाइज करे। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने के पीछे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कुछ ऐसे है कि इंडियन सोसाइटी में इसको राइट टू अबॉर्शन को स्टिग्मा अगेंस्ट एथिक्स और इमोरल एक्ट की तरह डील किया जाता था। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, जब यार कोई भी चीज हमेशा तो सस्टेन रहेगी नहीं, ठीक है, लॉ इसीलिए कहा जाता है ना, लॉ जो है हमेशा बदलता रहता है, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग जो है लॉ हमेशा चेंज होता रहता है, डेवलप करता रहता है, अपने आप को मॉडिफाई होता रहता है। तो उस कंडीशन में ऐसा तो रहता नहीं कि हमेशा जो है इसको ऐसे डील कर सकते हैं मोरल एक्ट की तरह। हाँ, राइट टू अबॉर्शन की नीड भी अराइज होती है, ठीक है, हर कंडीशन में अबॉर्शन इलीगल नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मेडिकल केसेस आ जाते हैं जहां पर जो वुमेन है उसकी राइट, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ है, उसको थ्रेट होता है, ठीक है, डर रहता है कि उसके मरने के चांसेस रहते हैं, या फिर उसको कोई किसी तरीके की गंभीर बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो बच्चा है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। एक बीमारी होती है, मैं बताता हूँ आपको, उस बीमारी का नाम है हाइड्रोसिफेटस। हाइड्रोसिफेटस एक बीमारी है जो कि फीटस जो होता है हमारा, हाइड्रोसिफेटस ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन उसका कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में अब क्या करे इंसान, उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब मदर की लाइफ में, मदर की लाइफ को रिस्क रहता है, या फिर बच्चे का जो है उसको कुछ रिस्क रहता है, उसकी हेल्थ कंसर्न से कुछ रिस्क रहता है, और वो रिस्क इस लेवल का रहता है कि अब उसके दुनिया में आने की कोई फायदे नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन को ऑप्ट किया जाता है। और इसी मेडिकल टर्मिनेशन को पहले जो है ना कोई एक्ट था इससे रिलेटेड, ना कुछ था, कोई लॉ नहीं था, तो उस वजह से इसको इमोरल और अगेंस्ट एथिक्स और इलीगल माना जाता था। बाद में क्या हुआ, कैसे इसको लीगैलिटी मिलती है, ये चीज हम देखते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब एबॉर्शन के जो लॉज है उसको लाने के पीछे सबसे बड़ा रोल है शांतिलाल शाह कमेटी का। अब ये कमेटी बनाई जा रही है सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड के द्वारा, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, इस कमेटी को, ठीक है। और
1964 की बात है ये। 1964 में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड ने इस कमेटी का गठन किया ताकि वो एग्जामिन करे, इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, और मेडिकल जस्टिफिकेशंस निकाल सके कि वाई अबॉर्शन जो उसके लॉज हैं उसको कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लैक करती हैं, क्या क्या कमी, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए शांतिलाल शाह कमेटी जो है वो बनाया गया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी और उसका ऑब्जर्वेशन हुआ और तब जो है मेडिकल टर्मिनेशन बिल जो है वो प्रपोज किया गया लोकसभा और राज्यसभा में इन 1969। मेडिकल टर्मिनेशन बिल जो है 1969 में लाया गया और आफ्टर दैट कमिटी के रिकमेंडेशंस के बाद पार्लियामेंट ने 1971 में इसको अप्रूव कर दिया। तो इसको अप्रूवल मिल रहा है 1971 में इस एक्ट को। तो इतना जो है हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। अगर सपोज दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आ गया मेंस में कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने की बात आ गई, तो उस कंडीशन में आप शुरू करेंगे कि कैसे पहले इंडियन सोसाइटी में जो है चीज़ों को एज अ इस इलीगल ट्रीट किया जा रहा था, इलीगल और इमोरल, अगेंस्ट एथिक्स, ठीक है, एज अ स्टिग्मा टू द सोसाइटी डील किया जा रहा था। बट आफ्टर दैट राइट टू अबॉर्शन की नीड थी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं मेडिकल लाइन, मेडिकली जो है ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मदर के लाइफ को एज वेल एज फीटस जो है उसके लाइफ को खतरा हो सकता है। इसलिए उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन करना लीगल है और ज़रूरी है। इसीलिए जो है इस एक्ट को बनाने के लिए, इस एक्ट को बनाने की का रीज़न ही यही है इसके पीछे कि इस एक्ट को लाया गया किसके द्वारा। तो सबसे पहले जो है सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड जो है 1964 में शांतिलाल शाह कमेटी को इस्टेब्लिश करती है इस पे प्रॉपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उसके बाद ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट भेजा। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन बिल आया 1969 में और 1971 में इसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो है हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में इसके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आई थिंक सो क्लियर हो गया है। अब अगर बात करें इसके ऑब्जेक्ट की, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस इनैक्टमेंट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो अगर आप लोग के पास बेयर एक्ट है एमटीपी की तो प्लीज निकाल लें और उसमें जो है सबसे पहला उसका प्रियम्बल देखें जरा। किसी भी प्रियम्बल को जब आप, किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को जब आप देखेंगे तो उसमें मेन ऑब्जेक्ट दिया रहता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस इनैक्टमेंट। इस एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। तो वहां लिखा हुआ है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो यही निकल के आ गया कि ये एक्ट जो है वो सर्टेन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए और किनके द्वारा, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही डील करने के लिए एक्ट को बनाया गया है और अदर एक्ट्स जो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि अदर एक्ट्स ऐसे जो इंसिडेंटल हैं उस एक्ट के, यानी कि उस एक्ट से वो चीज रिजल्टेड है, यानी इंसिडेंटल एक्ट्स हैं कि उस कंडीशन में भी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन ये टर्मिनेशन केवल और केवल यहाँ पर बात की गई है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही किया जाएगा, तभी इसको लीगल ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो
वुमेन्स की जो हेल्थ है उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उनके हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड जो है। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं इन चीज़ों की। मिसकैरेज तो ऐसे मामूली चीज़ें हैं वहाँ पे, तो एकदम रेगुलर बेसिस पे अगर देखा जाए, अगर हम डेटा निकालें तो बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जिनकी लाइफ को थ्रेट रहता है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, और उनकी डेथ तक कमिट हो जाती है, उनके बच्चे तक की डेथ कमिट हो जाती है, तब भी उनको उसका रीज़न नहीं पता चल पाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है वहाँ पे, अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे उस कंडीशन में। तो इसका एक और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब जो है ये हो गया डेथ रेट, वुमेन्स के डेथ रेट को कम करने के लिए भी इस एक्ट को ले आया गया। और टू ऑप्टिमाइज मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, इट मींस मेंटल हेल्थ की यहाँ पे इसलिए बात की जा रही है क्योंकि किसी भी पेरेंट के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसको जो मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस चीज से भी जो है बचने के लिए या फिर उस चीज को ओवरकम करने के लिए भी ये एक्ट लाया गया, ताकि उनको किसी भी तरीके का मेंटल ट्रॉमा फेस ना करना पड़े, उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई आंच ना आने पाए। इसलिए भी जो है इस एक्ट को लाया गया। और फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को भी जो है रिड्यूस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब देखेंगे, आप अब देखिए किसी भी एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट बताना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसका जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे ना तो उससे कहीं ना कहीं निकलता हुआ चला आएगा कि हाँ क्यों ज़रूरी था इस एक्ट को लाने के पीछे। तो ये सारी चीज़ें निकलती हुई चली आएंगी। अब अगर हम बात करें इस एक्ट के नेचर की, तो ये एक्ट प्रोहिबिटरी नेचर का नहीं है, ठीक है। दिस एक्ट इज नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर बिकॉज इट परमिट्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन सर्टेन कंडीशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम नेचर की इसकी बात करें, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तो दिस एक्ट इज नॉट प्रोहिबिटरी, नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर, रेगुलेटरी नेचर का है। यानी कि ये जो राइट टू अबॉर्शन है, वुमेन का जो राइट है, उस पे ये प्रोहिबिशन लगाने के लिए एक्ट नहीं बनाया गया है, उसका रेगुलेशन करने के लिए एक्ट बनाया गया है ताकि वो प्रॉपर वे में रेगुलेट हो सके। राइट टू अबॉर्शन तो मिला हुआ है किसी वुमेन को, बट वो जो राइट मिला है उस पे सर्टेन लिमिटेशंस हैं, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिनके द्वारा ही जो है इस राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये रेगुलेटरी नेचर का है, ना ही प्रोहिबिटरी नेचर का। ये राइट टू अबॉर्शन को प्रोहिबिट नहीं करता है, मेडिकल टर्मिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात नहीं करता है, बट ये जो है रेगुलेट करता है इस एक्ट को, मेडिकल टर्मिनेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया इसका नेचर। अब जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, अब बेयर एक्ट पे आ जाइए आप लोग। बेयर एक्ट इसका देखते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सबको पता है, टाइटल ये हो गया आपका। अब जो है एक्सटेंट या कमेंसमेंट की बात करें, कमेंसमेंट हमने डिस्कस कर लिया 1971। कमेंसमेंट की बात करें, रेस्ट ऑफ इंडिया पे जो है 1 अप्रैल 1972 को ये सब कंप्लीट इंडिया पे हो रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा ये हर एक्ट का चलेगा ऐसा। जम्मू एंड कश्मीर में जो है 31 दिसंबर 31 अक्टूबर 2019 JNK। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेंसमेंट की बात करें तो 1/4 और 19
72 को रेस्ट ऑफ इंडिया पे हो रहा है, और 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा ये JNK पे भी जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी इसकी ये होगी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के आगे जो सेक्शंस हैं उनको, और इसका एक रूल्स भी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, उसको देखना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, उस पर एक रीडिंग ले सकते हैं, बट टोटल जो है इसमें कोई चैप्टर्स का डिवीजन नहीं है इस एक्ट में। केवल और केवल 8 सेक्शंस हैं जो हमें इसमें देखना है, और बहुत आसान है। बस ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं इसमें जो इस एक्ट को, मेडिकल टर्मिनेशन को लीगल तौर पे कराने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जिसमें मेडिकल बोर्ड है, और किस किस कंडीशन में कितने डॉक्टर्स की सलाह लगेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस एक्ट में दिया हुआ है। तो आज की क्लास बस इतना ही रहेगा। ऑब्जेक्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका एक एक्ट का ओवरव्यू हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा MTP पे, उसमें आपका डेफिनेशन रहेगा और रेस्ट ऑफ दी सेक्शंस रहेगा। जितना हम लिमिटेड टाइम में डील कर सकते हैं करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।